हेलो स्टूडेंट, सुबोध डिजिटल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम अपना कल थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागति की चैप्टर कंप्लीट हो गया था। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उन क्वेश्चंस को देखेंगे, वह अपने नीट में भी आ रखे हैं। उन क्वेश्चंस को अपन यहाँ पे करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स के रिलेटेड में ही क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चंस लिखते हैं अपन। सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि टू सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम, टू सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम with a third system, with a third system separately are in thermal, separately are in thermal equilibrium with each other, equilibrium with each other, with each other। बराबर। ये कहना क्या चाहता है, अभी मैं बताता हूं। इसमें कुछ ऑप्शंस दे रहे कि आपके पास ऑप्शंस आएंगे। जैसे सबसे पहले ये स्टेटमेंट किसका है, तो अबव स्टेटमेंट इज, ये स्टेटमेंट किसका है, बराबर। ये कंडीशन अपन उष्मा गतिकी में पढ़ के आगे, द अबव स्टेटमेंट इज, द स्टेटमेंट इज। तो यहां पे स्टेटमेंट है किसका। यदि मैं पहले क्वेश्चंस के बाद या पहला ऑब्जेक्टिव लिख रहा हूं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, उष्मागति का प्रथम नियम। सेकेंड है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक थर्ड ऑप्शन के पास सी है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और डी ऑप्शन से अपने पास जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर। देखो, ये जो स्टेटमेंट अपन ने लिखा है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये रहता है कि यदि जीरो, जैसे अपन ने ये स्टेटमेंट लिखा है, टू सिस्टम इज थर्मल इक्विलिब्रियम, ए थर्ड सिस्टम सेपरेटली आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। भाई ये अपन ने लॉज उष्मागतिकी में पढ़ के आए। मैं आपको बताऊं तो कौन किस तरीके से लॉ होता है, कि जैसे अपन ने एक लॉ पढ़ा था जिसके अंदर अपन ने क्या बोला था, ए अपने पास कोई एक निकाय है या बी अपने पास कोई निकाय है और सी के साथ एक तापमान, एक टेम्परेचर के साथ कनेक्टेड है, बराबर। लेकिन ए और बी आपस में एक दूसरे से अलग है, लेकिन सी के साथ वह थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर है, बराबर। तो जो ए और बी होगा वह आपस में भी इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर होगा। तो ये वाली चीज अपन ने कौन से लॉ के अंदर पढ़ी थी, जैसे अपन ने एक डायग्राम बनाया था, उस डायग्राम के अंदर देखना, बराबर। और इन दोनों को यहां से एक सेपरेट किया था, एक वॉल लगी हुई थी
इन दोनों के बीच में एक अलग अलग निकाय थे। यहां पे बात करेंगे ये जो अपने आसपास बनाई थी ना रुद्धोष्म दीवार बनाई थी, एडियाबैटिक प्रोसेस। और एडियाबैटिक मतलब क्या होता है? रुद्धोष्म दीवार का मतलब होता है जो इस परिवेश के साथ कनेक्शन तोड़ देता है, भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है। यहां पे जो बीच में इन दोनों के बीच में वह भी एक रुद्धोष्म टाइप दीवार है, और ये अपने पास कंडक्टर वॉल है, कंडक्टर। और कंडक्टर वॉल का मतलब होता है चालक दीवार। मान लो ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है, और ये अपने पास ये सी है। बराबर, ये अपने पास है। ये डायग्राम अपन पढ़ के आए थे उष्मागतिक थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, जो मैंने एक लॉ बताया था, जिसको लॉ को बोला था, ये अपने फर्स्ट और सेकंड लॉ के बाद अपन को मिला था, जिसको जीरोथ लॉ नाम दिया था। ये सबसे पहले होना चाहिए, डिस्कवर होना चाहिए, लेकिन बाद में हुआ, लेकिन इसका नाम अपन ने जीरोथ लॉ रखा था। तो ये स्टेटमेंट कहना क्या चाहता है? यदि ए और बी आपस में एक दूसरे से अलग है, ए निकाय और बी निकाय के बीच में देखो कौन सी दीवार है? रुद्धोष्म एडियाबैटिक है। तो ये दोनों आपस में आइसोलेटेड है, ये एक दूसरे से क्या है? आइसोलेटेड, रुद्धोष्म है। और जब ये और बी दोनों एक दूसरे से अलग अलग है, लेकिन ये सी के साथ, ए भी सी के साथ और बी भी सी के साथ इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर है, जहां से हीट का ट्रांसफर होता है। बराबर। तो इसमें साइंटिस्ट ने ये बोला था, यदि ये एक के साथ दोनों हीट का ट्रांसफर करती हो, तो ये जो ए और बी आपस में भी इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर होगी। क्लियर? ए और बी भी आपस में एक दूसरे के इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर होगी। ये किसने दिया था? आर.एच. फाउलर ने 1931 में स्टेटमेंट दिया था। इस स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है? जीरोथ लॉ। इस स्टेटमेंट को बोला गया जीरोथ लॉ। और ये जीरोथ लॉ किसने दिया था? यहां पे लिख दिया था जीरोथ लॉ आर.एच. फाउलर के द्वारा दिया गया था। ध्यान रखना, किसके द्वारा दिया गया था? आर.एच. फाउलर। आर.एच. फाउलर। और कब दिया था? 1931 के अंदर। क्लियर? तो जो ये पहला अपना क्वेश्चन यही कह रहा था कि दो सिस्टम यदि थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन विथ ए थर्ड सिस्टम के साथ सेपरेटली है, बराबर, जो दोनों ये जो निकाय है किसी तीसरे निकाय के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर है, लेकिन ये दोनों निकाय यदि आपस में अलग अलग है, तो ये जो दोनों निकाय भी बराबर होंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर है। क्यों होंगे? क्योंकि सी के साथ ये कनेक्टेड है। बराबर। तो ये किसने दिया था? आर.एच. फाउलर के द्वारा दिया गया था। तो पहला क्वेश्चन अपने पास ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे यहां पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? एयर इज एक्सपेंडेड फ्रॉम 50 लीटर टू एयर is expanded from 50 liter to 150 liter, बराबर, at 2 atmospheric pressure. The external work done is, यहां पे एक्सटर्नल वर्क डन निकालना है। The external वर्क डन इज, जहां पे कुछ वैल्यूज दे रखी है, गिवन वैल्यू दे रखी है 1 ATM का मान यदि दे रखा है यहां पे गिवन वैल्यू के अंदर 1 ATM का मान जो होता है अपने पास 10 की घात 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये अपने पास मान ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है। अब ये कहना क्या चाहता है? ये क्वेश्चंस को पढ़ो पहले। क्या क्लियर करना चाहता है? कि भाई एयर जो होती है वो एक्सपेंड होती है, बराबर, 50 to 150 लीटर, 50 to 150 लीटर।
यदि बोले किस पर, तो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर कितना है यहाँ पे 2 एटमॉस्फेरिक दे रखा है उसने, अपन को यहाँ पे क्या दे रखना है, यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क डन निकालना है, अपन को W का मान निकालना है। और W का मान निकालने के लिए अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ के आए थे पहले, W का मान निकालने के लिए अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ के आए थे वर्क डन का। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, W इक्वल टू P इंटू डेल V। ये अपन ने थर्मोडाइनेमिक्स में एक अपन ने सॉल्व किया था, क्या डेरिवेशन, उसके अंदर अपन ने वर्क डन का फॉर्मूला निकाला था जब अपन ने थर्मोडाइनेमिक्स का फर्स्ट लॉ पढ़ा था, बराबर। तो वहां पे अपन ने वर्क का एक फॉर्मूला निकाला जिसका मान था P इंटू डेल वी। P प्रेशर को डिनोट कर रहा है, डेल V उसके वॉल्यूम को, उसके आयतन को डिनोट कर रहा है। आयतन अपने पास ऑलरेडी दे रखा है 50 लीटर टू 150 लीटर, लेकिन यहाँ पे एक चीज देखना, अपन को मीटर में कन्वर्ट करना है, बराबर। यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर है, ये मिस्टेक हो गई, ये न्यूटन मीटर है, ध्यान रखना, बराबर। तो अपन को यहाँ पे क्या करना है, लीटर को कन्वर्ट करना है मीटर के अंदर, तो 1000 से भाग देना पड़ेगा, क्लियर। लीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 1000 का भाग देना पड़ेगा, और 1000 का भाग देने के बाद अपन को यहाँ पे एक फॉर्मूला, अपन को एक्सटर्नल वर्क डन निकालना है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज दे रखी है अपने पास वह सारी लिखेंगे। तो वैल्यूज अपने पास कौन कौन सी दे रखी है, एक तो प्रेशर दे रखा है, कितना 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, और 1 एटीएम का मान यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है भाई, 10 की घात 5 10 द पावर 5, 2 एटमॉस्फेरिक है तो 2 इंटू 10 की घात 5 हो जाएगा, बराबर। वॉल्यूम अपने पास ऑलरेडी दे रखा है, यदि P की बात करेंगे तो P अपने पास ऑलरेडी दे रखा है 2 मल्टीप्लाई 10 द पावर 5 न्यूटन मीटर की पावर -2। अब 10 द पावर 5 क्यों आया, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी अपने पास दे रखा है, यहां पे अपने पास 1 एटीएम का मान ऑलरेडी दे रखा है, 1 एटीएम इक्वल टू 10 द पावर 5 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, क्लियर। पहली क्लियर होगी P, बराबर। सेकंड बात करेंगे एयर इज एक्सपेंडेड फ्रॉम, एक्सपेंडेड का मतलब फैलना, बराबर, फ्रॉम 50 लीटर टू 150 लीटर, वॉल्यूम दे रखा है, क्या बोलेंगे, डेल V दे रखा है ऑलरेडी, और डेल V 50 लीटर टू 150 लीटर, डेल V वॉल्यूम में परिवर्तन, अब कितना हो रहा है 50 टू 150, तो कितना मानेंगे यहां पे 150 माइनस 50 कितना हो जाएगा 100। अभी अपन ने लीटर में लिखा है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 लीटर, 150 माइनस 50 लीटर। लेकिन यहां पे अपन को वैल्यूज निकालनी है, अपन ने क्या बोला था मीटर के अंदर, तो मीटर के अंदर वैल्यू निकालने के लिए अपन को क्या बोला था 10,000 का भाग देना पड़ेगा, क्लियर। तो यहां से वैल्यू अपने पास वर्क डन निकालो, W का फॉर्मूला क्या है, एक्सटर्नल वर्क डन, क्या निकालना है एक्सटर्नल वर्क डन, और एक्सटर्नल वर्क डन निकालने का फॉर्मूला पहले ही अपन फाइंड कर जो P, W इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई टू डेल V, बस वैल्यूज रखो इसके अंदर, वैल्यूज रखो, यहां पे भी एक देख लो, यदि मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई टू 10 द पावर -3, बराबर, ये कन्वर्ट हो जाएगा। यदि W निकालना है तो अपन को P का मान कितना है 2 मल्टीप्लाई टू 10 द पावर 5 गुणा कितना हो जाएगा 100 गुणा 10 द पावर -3। सॉल्व करो इसको, कितना वैल्यू जाएगी, इसका आंसर क्या आएगा, यदि मैं वर्क डन निकालूंगा तो इसका आंसर कितना आएगा अपने पास 10 द पावर 3 नीचे जाएगा तो 2 0 से 2 0 1 0, यहां से कर दे 2 मल्टीप्लाई टू 10 द पावर 4 कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई, और W का जो वर्क डन का जो यूनिट होती है, वर्क डन की यूनिट क्या होती है जूल, सीधी सी बात है। देखो यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 2 मल्टीप्लाई टू 10 द पावर 5 मल्टीप्लाई टू 100 अपॉन 10 द पावर -3 है, नीचे ले जाओ कितना हो जाएगा 1000, 10 द पावर 3, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 1 0 से यहां से कट जाएगा, ये बचा 4, अपने पास वैल्यू आ जाएगी W की जो एक्सटर्नल वर्क डन हुआ है वह कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 की घात 4 जूल, ये अपने पास आंसर आ जाएगा, क्लियर। बहुत इजी क्वेश्चन है, सारी वैल्यूज अपने पास दे रखी थी, गिवन वैल्यू भी दे रखी थी, ओनली वर्क डन निकाला था, तो वर्क डन अपन यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहां पे अगले क्वेश्चन की बात करेंगे
लिखेंगे एन इलेक्ट्रिक हीटर, एक इलेक्ट्रिक हीटर लिया गया जो सप्लाई करता है हीट टू ए सिस्टम एट ए रेट ऑफ 120 वॉट, बराबर, जो एक हीट ट्रांसफर कर रहा है, कितनी कर रहा है, 120 वोल्ट, बराबर। इफ सिस्टम परफॉर्म वर्क एट रेट ऑफ 80 जूल सेकेंड इनवर्स, उसका वर्क डन भी दे रखा है ऑलरेडी इन्होंने कि भाई इतने टाइम में वो इतना वर्क कर रहा है, और कितना वर्क कर रहा है, 80 जूल सेकेंड इनवर्स। तो अपन को रेट ऑफ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, उसकी जो इंटरनल एनर्जी जिसको अपन ने किससे डिनोट किया था, यू से, अब उस इंटरनल एनर्जी के अंदर कितना इंक्रीमेंट हुआ है, टाइम के रिस्पेक्ट में कितना इंक्रीमेंट हुआ है उसमें, तो वो अपन को निकालना है, बराबर। तो इंटरनल एनर्जी का समय के साथ जो चेंजेज हुआ है वो अपन को फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन लिखते हैं, इस क्वेश्चन को यहां पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाहता है, एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज एन इलेक्ट्रिक हीटर supplies an electric heater supplies heat to a system at a heat to a system as a at a rate of 120, at a rate of 120 वॉट, बराबर। पहले क्वेश्चन को समझो, वो कहना क्या चाहता है, कौन कौन सी वैल्यू उसके अंदर दे रखी है, पहले अपन उस चीज को लिखेंगे, बराबर। इफ सिस्टम परफॉर्म वर्क, इफ सिस्टम परफॉर्म्स वर्क एट ए रेट of 80 जूल सेकेंड इनवर्स या 80 जूल पर सेकेंड, बराबर। द रेट ऑफ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। ये क्वेश्चन है सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो मैं हिंदी में मतलब समझा दो। एक इलेक्ट्रिक हीटर लिया अपन ने, क्या कहना चाहता है ये, एक इलेक्ट्रिक हीटर पता है ना क्या होता है, पानी गर्म करने का, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक हीटर लिया, उस हीटर के द्वारा जितनी उष्मा को दिया गया, तो उष्मा का मान ऑलरेडी दे रखा है यहां पे 120 वोल्ट, बराबर। जितने समय में जितनी उष्मा दी गई तो वो 120 वोल्ट अपने पास ऑलरेडी दे रखा है, क्लियर। इफ सिस्टम परफॉर्म वर्क एट ए रेट ऑफ 80 जूल सेकेंड इनवर्स, भाई अब वो जो निकाय है, जो इलेक्ट्रिक हीटर है, जो वो वर्क डन कंप्लीट कर रहा है किसी समय के साथ, जो उसका कार्य कंप्लीट हो रहा है, बराबर, वह कितना हो रहा है अपने पास, वो भी दे रखा है 80 जूल सेकेंड इनवर्स। तो उसकी उस निकाय की इंटरनल एनर्जी जो यू में जो चेंजेस आ रहा है वह कितना आ रहा है वो मुझे नहीं पता। तो जो गिवन वैल्यू दे रखी है ना, उसको एक बार अपन लिखते हैं। उससे पहले एक चीज लिखते हैं कि इसमें कौन सा एक फॉर्मूला लगेगा, सीधी सी बात है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये अपन को फाइंड करना है। तो उस फॉर्मूले के लिए सबसे पहले यहां पे देखें तो आपको पता है, आपने उष्मा गतिकी के अंदर फॉर्मूला पढ़ के आए, तो इसमें उष्मा दे रखी और उष्मा को किससे डिनोट किया था, Q से। वर्क दे रखा, वर्क को किससे डिनोट किया था, W से। और अपने पास क्या पूछ रहा है, इंटरनल एनर्जी किससे डिनोट की थी, U से। तो ये जब हीट भी है, उष्मा भी है, Q भी है, वर्क कार्य किया गया, W भी दे रखा है, U को पूछ रहा है, तो ये अपन ने कौन सा लॉ पढ़ा था, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम उष्मा गतिकी का। और उष्मा गतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है, डेल Q इक्वल टू डेल U प्लस डेल W, क्लियर। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं यहां से।
according to first law of थर्मोडायनेमिक्स। भाई थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फॉर्मूला था अपने पास डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। सिंपल सा फॉर्मूला था अपने पास, ये पहले से फॉर्मूला अपन यहां से करके ही आए थे। सिंपल सा अपने पास ये फॉर्मूला दे रखा था जो अपन ने निकाला यहाँ पे। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। देखो एक और चीज दे रखी है। क्या दे रखा है इसने एक चीज दे रखी है यहाँ पे कि इसने इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाई करना हीट को सिस्टम एट रेट ऑफ, ये जो रेट ऑफ है, रेट ऑफ मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, इफ सिस्टम परफॉर्म वर्क एट रेट ऑफ, टाइम के रिस्पेक्ट में जो कार्य हुआ, एंड इंक्रीज द रेट ऑफ इंक्रीज इंटरनल एनर्जी के अंदर, मतलब यू टाइम के रिस्पेक्ट में, सारी चीजें टाइम के रिस्पेक्ट में, सीधी सी बात है, बराबर। तो यहां पे वैल्यूज अपने पास होगी, लिखते हैं अपन डेल क्यू अपॉन डेल टी, डेल यू अपॉन डेल टी प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी। क्वेश्चंस को समझो, एक एक चीज को देखो, क्वेश्चंस कहना क्या चाहता है, बराबर। तो अपन ने देखो इस तरीके से ये लिख लिया, भाई टाइम के रिस्पेक्ट में, भाई दर साथ में चल रही है, समय की दर तो साथ में चल रही है, तो अपन ने यहां पे ये ड्रॉ कर दिया। अब अपने पास वैल्यूज दे रखी है पूरी कि भाई सिस्टम एट ए रेट ऑफ, क्या पूछा, हीट ट्रांसफर जो हो रही है इलेक्ट्रिक हीटर से, बराबर, इलेक्ट्रिक हीटर में जो हीट ट्रांसफर हो रही है रेट ऑफ, तो यहां पे 180 वॉट अपने पास ऑलरेडी दिया गया, तो अपने यहां पे वैल्यूज रखते हैं कि यदि अपने पास वैल्यूज दे रखी है डेल क्यू अपॉन डेल टी की वैल्यू अपने पास दे रखी है 120 वॉट ऑलरेडी। अपने पास एक और वैल्यू दे रखी है डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी। क्या वैल्यू थी? वर्क डन कंप्लीट हो रहा है, कितना हो रहा है? 80 जूल सेकेंड इनवर्स। ये अपने पास वैल्यू देखिए। अपन को फाइंड क्या करना है? अपन को अभी देखो दोनों चीजें अपने पास ऑलरेडी आ गई, तीसरी चीज अपन को फाइंड करनी है, सिंपल है, क्लियर। तीसरी चीज अपन को फाइंड करनी है, तो फाइंड क्या करनी है? डेल यू अपॉन डेल टी। मान रखो वैल्यूज में पुट करो, इसके अंदर क्या वैल्यूज आती है? सिंपल सा है, अभी थोड़ा इधर उधर करना पड़ेगा, कर लेंगे। जैसे अपने पास फॉर्मूला अपन को दे रखा है ऑलरेडी, फॉर्मूला अपन को दे रखा है डेल क्यू अपॉन डेल टी इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल टी प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी। मान रख लो डेल क्यू अपॉन डेल टी के कितना है? 120 इक्वल टू फाइंड करना है अपन को, प्लस क्या मान दे रखा है? 80। इधर से उधर ट्रांसफर करो, अपन को पता है यदि ये 80 प्लस का है और यदि बराबर के इस साइड जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा? प्लस हमेशा माइनस में चेंज हो जाएगा। तो अपने पास बचा डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू 120 माइनस 80, और 120 में से 80 निकालेंगे, कितना बचेगा? 40। क्या बचेगा? 40। आंसर कितना है अपने पास? कितना आ जाएगा? 40, 40। और इंटरनल एनर्जी है तो क्या फॉर्मूला बनेगा? जूल सेकेंड इनवर्स में आएगा, क्लियर। तो ये अपने पास वैल्यूज आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था। इंटरनल एनर्जी, ओनली इंटरनल एनर्जी के बारे में पूछा था, और इंटरनल एनर्जी अपन ने फाइंड कर ली, ठीक है। इंटरनल एनर्जी अपने फाइंड कर ली, ये वाले वैल्यूज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये अपने पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन में दे रखा है, ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन दे रखा है, उसको फाइंड करते हैं। देखो सबसे पहले ए गीजर हिट वाटर फ्लोइंग, ए गीजर हिट वाटर फ्लोइंग, लिखते हैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 4। ए गीजर, क्या लिखेंगे? ए गीजर
a geyser hits water flowing at the rate of 4 liter, at the rate of 4 liter per minute, बराबर, from 30 डिग्री सेंटीग्रेड, टू 85 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर दे रखा है, बराबर, ये क्या दे रखा है अपने पास, टेम्परेचर दे रखा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 85 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ द गीजर ऑपरेट ऑन ए गैस, if the geyser operate on a gas burner, क्या है, गैस बर्नर, then the amount of heat used, then the amount of heat used per minute is, ठीक है। कहना क्या चाहता है, पहले क्वेश्चन को ढंग से समझ लेते हैं। एक गीजर है जो क्या कहता है, एक गीजर है, हिट वाटर फ्लोइंग कर रहा है, बराबर। गीजर पता है क्या होता है, ठीक है, पानी का गर्म कर रहा है, तो उसका जो टेम्परेचर है वह चेंज हो रहा है अपने पास 30 डिग्री टू 85 डिग्री, बराबर। कितना चेंज हो रहा है अपने पास, 30 डिग्री टू 85 डिग्री टेम्परेचर यहां पे चेंज हो रहा है। तो ए गीजर हिट वाटर फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 4 लीटर पर मिनट। वॉल्यूम दे रखा है, पानी का जो वॉल्यूम है वह दे रखा है अपने पास, जो इतना फ्लो कर रहा है गीजर, कितना वॉल्यूम है, 4 लीटर पर मिनट। 4 लीटर के अंदर दे रखा है। पहली बात नोट करना, इनको भी साथ में लेके चलना है, ये लीटर पर मिनट, बराबर। अपन को निकालना है तो उसमें अपन को ये जो इसकी यूनिट है ना वह भी काम आती है, ठीक है। तो 4 लीटर पर मिनट यहां पे अपने पास गीजर क्या वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, यदि बोलेंगे इसके अंदर कि अपने पास 30 डिग्री टेम्परेचर है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 85 डिग्री सेंटीग्रेड अपने पास ऑलरेडी दे रखा है, ये टेम्परेचर है। इफ द गीजर ऑपरेट ऑन ए गैस बर्नर, यदि गैस बर्नर पर गीजर ऑपरेट होता है तब अपने पास इतना ये टेम्परेचर दे रखा है। अमाउंट ऑफ हीट यूज्ड पर मिनट, आपको हीट की अमाउंट निकालनी है, मतलब डेल क्यू का मान निकालना है। और अमाउंट ऑफ हीट निकालने के लिए एक फॉर्मूला अपन ने यूज किया था, एम एस डेल टी, जिसमें एम उसका द्रव्यमान था, एस उसकी स्पेसिफिक हीट थी, बराबर। जो वाटर की अपन ने एक टेबल यूज की थी, उष्मागतिकी में एक टेबल बनाई थी स्पेसिफिक हीट की, सबकी अलग अलग अपन ने स्पेसिफिक हीट बनाई थी, वहां पे एक वाटर की भी स्पेसिफिक हीट थी 4.2, बराबर। तो वह भी यहां पे यूज करेंगे। और डेल टी तापमान अपने पास ऑलरेडी दे रखा है। तो सबसे पहले यहां पे यदि बात करेंगे तो जो लीटर है ना उसको अपन ने ग्राम में चेंज करना है। लीटर को ग्राम में चेंज करने के लिए अपन को पता है क्या वैल्यू आएगी, 1000 से गुणा, क्या होगा, 1000 से गुणा। तो सीधी सी बात है, मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा अपने पास, यदि वॉल्यूम ऑफ हीटर की बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ हीटर कितना हो जाएगा अपने पास, वॉल्यूम ऑफ हीटर कितना है अपने पास, 4 लीटर पर मिनट। यदि बात करेंगे यहां पे वॉल्यूम की, सॉल्यूशन निकालते हैं और सॉल्यूशन निकालने के लिए लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर हीटेड कितना है, अपने पास कितना है, 4 लीटर पर मिनट, ये अपने पास है। अपन को पता है कि 1 लीटर में कितना होता है, 1000। यदि बात करेंगे 1 लीटर में कितना होता है, 1000 ग्राम। तो यहां पे लिखेंगे मास ऑफ वाटर, भाई वाटर का मास कितना होगा, पानी का मास कितना होगा, तो क्या लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई टू 1000 ग्राम मिनट इनवर्स। क्लियर, ग्राम मिनट
इनवर्स, ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई टू 1000 ग्राम मीटर मिनट इनवर्स। क्या किया, 4 लीटर है, लीटर को मीटर में ग्राम में चेंज कर लिया, ग्राम में चेंज करने के लिए अपन को पता है 1000 का गुणा होगा और मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 4 into 1000 ग्राम मिनट इनवर्स। अपने पास m की वैल्यू फाइंड हो गई है, ये अपने पास m की वैल्यू फाइंड हो गई है बराबर। सेकंड वैल्यू अपने पास स्पेसिफिक हीट चाहिए और यहां पे क्या है यूज कर रहे हैं अपन वाटर, पानी, और पानी की यदि उससे पहले अपन एक टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर अपने पास ऑलरेडी दे रखा है ना, तो टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। तो यदि मैं यहां पे तापमान में चेंज हो रहा है भाई, यदि गैस के बनने पर उसको रखा गया तो तापमान चेंज हो रहा है, यदि टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो अपन डेल टी का मान कितना होगा, डेल टी किसको रिप्रेजेंट करेंगे 85 डिग्री सेल्सियस माइनस कितना हो जाएगा 30, क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 85 माइनस 30, क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 55 डिग्री सेल्सियस, ये वैल्यू आ गई। टेम्परेचर भी आ गया आपके पास, देखो m आ गया, डेल टी आ गया। अपन को क्या निकालना है यहां पे अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट का मतलब डेल क्यू का मान, और डेल क्यू का मान अपन ने उष्मागतिकी में पढ़ लिया है, इसका फॉर्मूला था क्या था एम एस डेल टी भाई बराबर। तो इसको अपन लिखेंगे तो अमाउंट ऑफ, यहां पे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर बात करेंगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 3.14 तीसरा पॉइंट अपने पास आ जाएगा स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और वाटर के स्पेसिफिक हीट का मान कितना होता है 4.2 जूल, 4.2 जूल ग्राम इनवर्स और डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ध्यान रखना 4.2 जूल ग्राम इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ये अपने पास क्या आ जाएगी स्पेसिफिक हीट वाटर। इसको क्या बोला गया, किससे डिनोट करते हैं अपन, एस से डिनोट करके चलते हैं, किससे डिनोट करके चल रहे थे एस से। अब निकालना है अमाउंट ऑफ हीट, क्या निकालोगे अमाउंट ऑफ हीट, क्या निकालोगे अमाउंट ऑफ हीट, और अमाउंट ऑफ हीट का फॉर्मूला अपने पास होता है, टक रहा है, अब निकालेंगे अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट, और अमाउंट ऑफ हीट निकालने का फॉर्मूला होता है डेल क्यू इक्वल टू एम मल्टीप्लाई टू एस मल्टीप्लाई टू डेल टी। डेल क्यू निकालने के लिए जो जो वैल्यूज दे रखी है उन वैल्यूज को लिखो बराबर, उन वैल्यूज को यहां पे लिखो, करो इस क्वेश्चन को फटाफट जल्दी से। क्या होगा यहाँ पे m की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी आएगी 4000, लिखो 4000 मल्टीप्लाई स्पेसिफिक हीट कितना दे रखा है 4.2 जूल बराबर 4.2 जूल, और अपने पास टेम्परेचर कितना दे रखा है 55 डिग्री सेल्सियस। तीनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाओ, देखो कितने क्वेश्चन कितना आंसर आ रहा है, बताओ मेरे को फटाफट करके, यहाँ पे कितना क्वेश्चन आ रहा है इसके, करो फटाफट, मल्टीप्लाई ही तो करवाना है, ठीक है। तो यहां पे वैल्यूज अपने पास दे रखी है, तो यहां पे डेल क्यू का मान देखो किस तरीके से अपन फाइंड करेंगे, ये 4000 है, कुछ यहां पे ये 4000 मल्टीप्लाई टू 4.2, चलो इसके अंदर से यहीं पे कर लेते हैं अपन, यहीं पे कर लेते हैं, एक वैल्यू आएगी यहां पे, ये पॉइंट हटाओ और 10 लगाओ नीचे, 10 से 10 से 10, ये अब बचा अपने पास 400 मल्टीप्लाई टू 42 मल्टीप्लाई टू 55, और 42 और 55 का मल्टीप्लाई करवाओ, यहां पे कितना होता है अपने पास 11, ठीक है 2310, और 2310 का 4 से करवाओ, यदि 0 4 2 1 और 9 9240 और 00 ये आ जाएगा, तो यहां पे जो डेल क्यू की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 9240 एंड 0 एंड 0, तो ये अपने पास वैल्यू आ गई, सीधी सी बात है, ठीक है। ये अपने पास क्या आ जाएगी डेल क्यू की हिट की वैल्यू आ गई बराबर।
अब थोड़ा ये वैल्यू बहुत बड़ी दिख रही है आपको, अब थोड़ा इसको शॉर्ट में लिख देते हैं कि भाई ये वैल्यू इतनी बड़ी दिख रही है, इसको थोड़ा शॉर्ट करके लिख देते, मल्टीप्लाई में लिख देते। अब मल्टीप्लाई में लिखने पर वैसे ही अब हीट है तो अपन को पता है हीट किस में आएगी, जूल मीटर इनवर्स में। तो सीधी सी बात है, इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई के रूप में लिख देते हैं, थोड़ी वैल्यू को छोटा कर देते हैं। क्या करेंगे, डेल क्यू इज इक्वल टू 3 जीरो तो ऑलरेडी है, क्या है 3 जीरो अपने पास ऑलरेडी है, 2 जीरो और बाहर निकाल देंगे, यहां पे पॉइंट लग जाएगा, सीधी सी बात है। 9.24 इंटू 10 की घात 5 10⁵ जूल मीटर इनवर्स। ये अपने पास आंसर निकल के आ गया, ये अपने पास आंसर निकल के आ गया, बराबर। कुछ भी नहीं किया, 3 जीरो अपने पास ऑलरेडी दे रखा है, तो 10 की घात 3 तो वैसे ही हो रहा है 10⁵, 2 जीरो यहां से निकाल दिया मैंने। अगर मैं ये 2 जीरो का हटा के, सीधी सी बात है यार, अब तुम इतना दिमाग लगाओगे, मान लो अपने पास ये 4 है, यहां से पॉइंट हटाऊंगा, नीचे 2 जीरो लगेंगे, ये कट जाएगा, 3 बचेगा, वैल्यू तो ऑलरेडी मेरे पास इतनी ही आ रही है ना। तो इस वैल्यू को मैंने शॉर्ट में इस तरीके से लिख दिया, तो कोई प्रॉब्लम भाई, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, बराबर। तो अपने पास क्या आ जाए, वैल्यू आ जाएगी 9.24 इंटू 10⁵। तो अपने आज थर्मोडायनेमिक्स के अपन ने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए। ये अपने प्रीवियस ईयर के नीट में सारे क्वेश्चंस पूछ रखे, सारे क्वेश्चंस आ रखे, बराबर। ये सारे क्वेश्चंस अपने पास आ रखे हैं। एक 5th वाला एक और क्वेश्चन करवा देता हूं, लास्ट एक 5वां क्वेश्चन और करवा देते। देखो क्या पूछ रहा है, यहां पे पूछ रहा है कि आइडियल गैस हैविंग मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एन आइडियल गैस having molar specific heat capacity, at constant volume, constant volume is 3/2R। क्या दे रखा है, 3/2R। तो क्या निकालना है, द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, अपन पढ़ के आ गए। सीपी और सीवी नहीं पढ़ा अपन ने, मेयर का संबंध पढ़ा था, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, मेयर का संबंध, फॉर्मूला ऑफ मेयर, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। तो अपने पास आइडियल गैस दे रखी है जिसका मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम, स्थिर आयतन पे गैस की विशिष्ट ऊष्मा सीवी से डिनोट की थी अपन ने, और एक स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा सीपी से डिनोट की थी। तो सीवी अपने पास दे रखा है, अपन को पता है मेयर संबंध, अपन ऑलरेडी मेयर संबंध जानते हैं कि मेयर का सूत्र क्या होता है। देखो लिखो यहां पे वैल्यूज, दोनों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहां पे वैल्यूज रखो, वैल्यूज रखो यहां पे क्वेश्चन की। यदि सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन के अंदर किस तरीके से होगा, गैस की विशिष्ट ऊष्मा धारिता यदि मैं सीवी से डिनोट कर रहा हूं, यदि स्थिर आयतन पे, तो सीवी का मान ऑलरेडी दे रखा है अपन को, सीपी का मान और नहीं दे रखा, अपन को ये फाइंड करना है। तो अपन को पता है कि मेयर संबंध से, फॉर्मूला ऑफ मेयर, मेयर के सूत्र के द्वारा सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, बताए ना ये फॉर्मूला अपन को, करके आए होंगे, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। बस
मान रखना है इसके अंदर, कुछ भी नहीं करना। क्या रखना है? मान। रखो इसके अंदर मान, करो फटाफट जल्दी से क्वेश्चंस। सीपी इक्वल टू माइनस सीवी है, -3/2r इक्वल टू आर। माइनस का है, इधर भेज दो, सीपी की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगा यहां पे 3/2r प्लस आर। सीपी की वैल्यू क्या होगी? 2 एलसीएम लिया, यहां पे क्या लिया? एलसीएम लिया 2, 3 का 3 वैल्यू 3r प्लस 2r अपॉन 2, क्या हो जाएगा? 5/2r आंसर। सिंपल था, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था ये, बराबर। सीवी दे रखा है, सीपी निकालना था ओनली, और सीपी अपन ने यहां से फाइंड कर लिया है। तो ये अपन ने 5 क्वेश्चन आज किए। ये सारे प्रीवियस ईयर अपने क्या नीट के एग्जाम में सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं, ठीक है। तो ऊष्मागतिकी के 5 क्वेश्चंस किए आज के लिए, बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन कुछ दूसरा चैप्टर लेके आएंगे। धन्यवाद।